चलो तो अब शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। अब पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन, तो देखो कैबिनेट मिशन का गठन आपने पढ़ लिया कि कैबिनेट मिशन का गठन क्यों होता है। तो कैबिनेट मिशन का गठन होता है भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए। भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का गठन होगा। कैबिनेट मिशन, जो प्रधानमंत्री एटली हैं उसके कैबिनेट मिनिस्टर, 3 कैबिनेट मिनिस्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिशन था उसमें कितने व्यक्ति थे। तो 3 उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनका नाम था, सबसे पहले थे सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे नंबर पे थे आपके ए.वी. अलेक्जेंडर और तीसरे नंबर पर थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 लोग थे जो थे आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आएगा। मार्च 1946 में ये क्या आएंगे, भारत पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे ही भारत पहुंचेंगे तो इनका काम क्या था, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे भारतीय नेताओं से मिलते हैं, जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता रहते हैं, पटेल जी रहते हैं, नेहरू जी रहते हैं, गांधी जी रहते हैं, ये सब लोगों से मुलाकात करते हैं और ये सब लोग आपस में मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि कैसे संविधान का निर्माण हो। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आता है इनकी मीटिंग से, वो निकल के आता है कि हम क्या करें, संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करें। क्या करें, एक संविधान सभा का गठन किया जाए और इस संविधान सभा में कुछ लोग चुने जाएंगे जो लोग क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये इन्होंने एक रास्ता निकाला आपस में मीटिंग करके। स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं, साथ में भारत के जितने नेता लोग हैं, इन सब ने मीटिंग करके एक नया कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या था कि हम क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। उस संविधान सभा में लोग चुने जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी दिक्कत ये आई, लोग चुनेंगे कैसे हम, है ना। 40 उस टाइम भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी जब ये कैबिनेट मिशन आता है, मतलब मार्च 1946 में या मार्च 1945-46 का जो टाइम था, उस टाइम जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी। तो 40 करोड़ में से चुने कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि हम पूरे भारत में क्या कराएंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाएंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव करेंगे और प्रति 10 लाख व्यक्ति पर, इस पॉइंट को ध्यान रखना, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर, लोगों पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। एक प्रतिनिधि चुनेंगे, है ना। एक कैंडिडेट, 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने डिसाइड किया कि जो संविधान सभा में लोग आएंगे वो लगभग 389 लोग आएंगे। तो ये भी याद रखना कि जो कैबिनेट मिशन था, ठीक है, उसके अनुसार संविधान सभा में कितने लोग आने थे। तो उनमें कितने लोग आने थे, आपके 389 लोग इसमें शामिल होने थे। ठीक है, जिसमें कुछ 292 के करीबन आपके क्या होने थे, उससे आने थे, जो भारतीय प्रांत उससे आने थे, और लगभग 93 के करीबन आपके कहाँ से आने थे, देसी रियासतों से आने थे। ठीक है, तो याद रखना इन चुनाव में आपकी जो देसी रियासत थी उन्होंने भाग नहीं लिया। जो देसी रियासतें थी, देसी रियासत मतलब जो राजा रजवाड़े थे आपके, है ना। अब पूरा भारत तो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, कुछ आधा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, आधे राजे महाराजे थे हमारे यहाँ जो राजा थे, है ना। तो जो देसी रियासत थी उन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। ठीक है, फिर जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में पूरे भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो लगभग 296 सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं। किसके लिए, क्योंकि जो 93 आपके देसी रियासत के चुनाव थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो लगभग 296 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे, तो कैबिनेट मिशन में आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों लोग थे। ये तीनों लोग भारत पहुंचेंगे, भारत के नेताओं से मुलाकात करेंगे, फिर यहाँ पर ये डिसाइड होगा कि एक संविधान सभा बनाई जाए
और पूरे देश में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए जाएं। ठीक, तो संविधान सभा ने यह डिसाइड किया था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे हम एक कैंडिडेट चुनेंगे और टोटल हम 389 सदस्य चुनेंगे। पर इसमें देशी रियासत जो आपके राज्य रजवाड़े थे वो बाहर हो गए। तो एट लास्ट में जब जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं तो 296 सदस्य चुने जाते हैं संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो ये चुनाव हुए। अब 200 लगभग 296 सदस्य चुने जाते हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी वो देखते हैं। तो अब हो गया आपकी संविधान सभा का गठन। अब हो गया आपका संविधान सभा का गठन। अब ये लोग आपके क्या हो गए, चुने गए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, आपके लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब गठन हो गया आपकी संविधान सभा का। अब गठन हो गया आपकी संविधान सभा का। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन, इस संविधान सभा की शुरू की 3 बैठकें आपको याद रखनी है। इस संविधान सभा की जो ये लोग होंगे ये दिल्ली में संसद भवन में बैठेंगे, है ना। संसद भवन के बारे में आपको पता है कि अब आपका क्या बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है ना। तो पुराना संसद भवन लगभग 100 साल पहले बन गया था, है ना। 1922 में बनना शुरू हुआ था। लुटियन इसका आर्किटेक्ट था और 1927 के लगभग ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, उस टाइम के लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। तो लगा लो 1927, है ना। और अब लगा लो लगभग 100 साल इसको होने वाले हैं, इसलिए नया संसद भवन बना रहे हैं। तो संसद भवन में जो सेंट्रल कक्ष है आपका, केंद्रीय कक्ष है, वहां इस संविधान सभा के लोगों की बैठकें होंगी। और जो प्रथम बैठक होगी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होगी, वो प्रथम बैठक कब होगी आपकी, वो 9 दिसंबर 1946 को होगी। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। अब भाई बैठक हो रही है, लोगों की मीटिंग हो रही है, तो कोई ना कोई अध्यक्ष भी होगा, संचालन करने वाला हो। ऐसा थोड़ी कि सब भीड़ बकरियों की तरफ बैठ जाएंगे, फिर तो सब अपनी अपनी चलाएंगे। तो एक अध्यक्ष होगा। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसमें जो पहले दिन अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष बने, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक ही दिन के लिए बनेंगे, इसीलिए इन्हें बोलेंगे ये क्या थे, आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, इसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इस बैठक में क्या होगा, इस बैठक में संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष चुने जाएंगे। वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो होंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे पूछेगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब जब तक संविधान निर्माण नहीं होगा तब तक अध्यक्ष कौन बने के रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और फिर तीसरी बैठक होगी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को क्या होगी, आपकी तीसरी बैठक होगी। और इस तीसरी बैठक में आपके संविधान का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसके द्वारा पास किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, किसके द्वारा, आपके JL नेहरू के द्वारा, है ना। कि जो हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसका निर्माण क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य होंगे, मतलब जो भी हम संविधान निर्माण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होगा, ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये थी संविधान सभा की प्रथम 3 बैठक। ठीक है, कब कब हुई, प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान का ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कि जो हम संविधान निर्माण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य होगा, तो ये प्रस्ताव किसने करा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इस प्रकार 13 दिसंबर 1946 से आपका ऑफिशियली संविधान बनना शुरू होता है। और इस संविधान को बनने में लगते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन इसे क्या होते हैं, बनने में लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बाद आपका संविधान बनकर तैयार हो जाता है। जब ये संविधान बनेगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होगा, है ना। जैसे दुनिया में पहला संविधान जो बनाया वो अमेरिका ने बनाया। ठीक है, इसलिए आपके पास प्रवक्ता में भी शायद या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है, डेमोक्रेसी का हाउस किसे कहा जाता है, तो वो आपका अमेरिका है, क्योंकि सबसे पहले संविधान का निर्माण और लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का। ठीक है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसको बनने में लगते हैं। ठीक है, टोटल 64 लाख रुपए का इसमें खर्चा आएगा। 64 लाख रुपए का इसमें क्या आएगा, खर्चा आएगा। दुनिया के 60 देशों से, दुनिया के 60 अलग अलग देशों से हमने अच्छी अच्छी बातों को लिया है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो आपको याद रखना है जो आपकी संविधान सभा थी उसमें 15 महिला थी, जो बाद में आपकी 12 बचती है ना, बाद में 12, शुरू में 15 महिलाएं थी आपकी संविधान सभा में। तो इस प्रकार संविधान का आपका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब वो संविधान की किताब इन्होंने बना ली। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इतना तक अच्छे से आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलो अब आगे क्या होता है, आगे होता है आपका कि अब क्या आगे की प्रोसेस होगी। तो आगे क्या होगा, एक डेट आपको याद रखनी है, वो डेट है आपकी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हमने अपना संविधान कब अंगीकृत किया, हमने अपना संविधान कब अंगीकृत किया। तो हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। अंगीकृत का मतलब अपनाया, अपनाया मतलब इस दिन, उस दिन मतलब इस दिन संविधान सभा के 284 लोग उपस्थित थे। इन 284 लोगों ने संविधान की किताब पर क्या कर दिए, संविधान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। मतलब इस डेट को 26 नवंबर 1949 को हमने फाइनल कर दिया कि यही हमारा संविधान होगा और आगे चलकर क्या करेंगे, हम इसे ही अपना संविधान बनाएंगे। मतलब अब इस संविधान में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अंगीकृत किया। अंगीकृत का मतलब अपना दिया। ठीक, उस दिन जो 284 लोग उस दिन उपस्थित थे, उन सब लोगों ने इस संविधान पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो अब फाइनल हो गया कि हमारा संविधान क्या होगा, यही होगा जो बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए 26 नवंबर को आप कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो याद रखना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अपना दिया था, फाइनल कर दिया था कि यही अब आगे जाके हमारा क्या होगा, संविधान होगा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। ठीक, अगली डेट आपने याद रखनी है। फिर 26 नवंबर 1949 के बाद आपने याद रखना है अगली डेट 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। ठीक है, देखो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या होगा। एक तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। अगर आपसे पूछेगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होगी। ठीक है, उस दिन ये लोग आखिरी बार मिलेंगे। इस दिन हम 3 चीजें डिसाइड करेंगे। क्या क्या डिसाइड करेंगे, इस दिन हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा राष्ट्रगान होगा, जो हमारा राष्ट्रगान होगा वो कौन सा होगा, जनगण मन होगा। वो क्या होगा, जनगण मन होगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हमने अपना राष्ट्रगान कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। फिर इसी दिन हम अपने राष्ट्रगीत भी अपनाए, अपना राष्ट्रगीत भी अपनाए। तो इसी दिन हमने डिसाइड किया कि जो हमारा राष्ट्रगीत होगा आगे जाकर वो क्या होगा, वंदे मातरम होगा। तो याद रखना कि हमने अपना राष्ट्रगीत कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और तीसरी चीज हमने यहाँ पे ये डिसाइड करी कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे, भारत के जो पहले राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। इसी दिन हम 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रगान अपनाएंगे। ठीक, 24 जनवरी 1950 को हम अपना राष्ट्रगीत अपनाएंगे, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। और 24 जनवरी 1950 को हम क्या करेंगे, अपने पहले राष्ट्रपति घोषित करेंगे। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और इसी दिन के ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ठीक, और इस प्रकार भारत एक गणतंत्र देश बन जाएगा, एक रिपब्लिक नेशन बन जाएगा। गणतंत्र का मतलब आपसे पूछेगा एग्जाम में कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब, अगर आपने ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा कौन बनेगा, जो हकदार होगा। तो गणतंत्र का मतलब ऐसा देश जहां पर कोई भी पद क्या ना हो, वंशानुगत ना हो। क्या ना हो? वंशानुगत ना हो। मतलब वंशानुगत का मतलब जैसे राष्ट्रपति है तो ऐसा नहीं कि 5 साल तक आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, 5 साल के बाद उनका बेटा राष्ट्रपति बनेगा। या प्रधानमंत्री मोदी है तो 5 साल बाद उनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे मुख्यमंत्री है तो 5 साल बाद वो गद्दी अपने बेटे को दे देना, ऐसा नहीं होगा। अगर उनके बेटे हैं, उनको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्य कुछ भी बनना है तो वो संविधान की प्रोसेस फॉलो करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और तब आपके उस पद पे आसीन होंगे। ठीक, तो ये होता है गणतंत्र का मतलब। ठीक है, कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। तो ये था आपका संविधान का निर्माण। आज आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाया गया कि आप देख लें कैसे कैसे होता है। ठीक, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो उसके बाद आप कमेंट करें, आपको नए नए टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आपको उत्तराखंड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीज़ पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो जरूर लिख के बताएं वीडियो कैसी लगी और समझ में आया कि नहीं। क्योंकि इसके बाद यहाँ से भी है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया, या जो पहले राष्ट्रपति थे वो किसके द्वारा चुने गए। ठीक, तो इसके आगे के जितने भी टॉपिक होंगे उसमें आप कमेंट करें, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।